सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। उनकी पत्नी झावेर बां कैंसर से पीड़ित थी। 1909 की बात है जब उन्हें ऑपरेशन के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिस दौरान उनकी पत्नी का ऑपरेशन चल रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक मुकदमे की पैरवी में एक अदालत में व्यस्त थे। पैरवी के बीच में ही एक व्यक्ति अदालत में आता है, उन्हें कागज़ का एक टुकड़ा देता है। कागज़ पर उनकी पत्नी के ऑपरेशन के दौरान ही निधन की खबर थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खबर को पढ़ा। बिना विचलित हुए उन्होंने उस पर्ची को अपने जेब के हवाले किया। पूरी पैरवी उन्होंने धैर्य के साथ की और जब बाहर निकले, अदालत के बाहर निकलने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उनकी जीवन संगिनी उनसे बिछड़ गई थी। कुछ इसी प्रकार की मिसाल, कुछ इसी प्रकार का उदाहरण योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल जब वो अपने आवास पर अपनी टीम 11 के साथ प्रदेश की स्थिति पर कोरोना वायरस के लिए जो भी रणनीति बनाई जा रही है उस पर विचार विमर्श कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें ये सूचना प्राप्त होती है कि उनके पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट 89 वर्ष का सोमवार को दिल्ली एम्स में निधन हो गया है। ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी। उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन अफसरों के सामने बिना विचलित हुए करीब आधे घंटे तक बैठक की और ज़रूरी निर्देश दिए। इतने बड़े दुख को अपने कर्तव्य बोध पर हावी नहीं होने दिया और बैठक के बाद भी कुछ अफसरों के साथ कोरोना को लेकर रणनीति बनाते रहे। हालांकि उसके बाद उन्होंने जो पहले से तय मीटिंग्स थी उसमें वो नहीं गए, उसको उन्होंने स्थगित कर दिया। और सीएम ने कोरोना के चलते मंगलवार को उत्तराखंड में पिता की अंत्येष्टि में शामिल न होने पर मार्मिक चिट्ठी लिखकर यह संदेश देने की कोशिश की कि वो भी सामान्य नागरिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने परिजनों की मृत्यु या गंभीर बीमारी पर घर नहीं पहुंच सके। उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें क्या लिखा है? सीएम योगी ने दुख की इस घड़ी में माँ को जो चिट्ठी लिखी उसमें उनका कर्तव्य बोध साफ नजर आता है। उन्होंने लिखा कि पूज्य पिता के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख व शोक है। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए कार्य करने का संस्कार मुझे उन्हीं से मिला। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को यूपी की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण ऐसा न कर सका। मंगलवार को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूँ। पूजनीय माँ, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से अपील है कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल हों। लॉकडाउन के बाद दर्शन के लिए आऊँगा, क्योंकि उन्हें अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर पहले से ही सूचना थी। फिर भी उन्होंने राजधर्म निभाते हुए तय समय पर वो अपनी मीटिंग में पहुँचे। आमतौर पर बैठक के समय वे चेहरे पर लगे मास्क को नीचे रखते हैं, मगर टीम 11 के साथ बैठक में ऐसा नहीं किया। पिता के स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिंताओं को मास्क के जरिए ही छिपाने की कोशिश की। इसी बीच 10:44 बजे उनके करीबी बल्लू राय बैठक कक्ष में पहुंचे। सीएम योगी को एक पर्ची थमाई। पढ़ने के बाद योगी ने उन्हें किसी से बात कराने का निर्देश दिया। बल्लू ने फ़ोन मिलाया और मुख्यमंत्री बात करने लगे। 1 मिनट की बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ने फ़ोन पर कहा कि वे बैठक के बाद बात करेंगे। बल्लू के जाने के बाद योगी कुछ सेकंड के लिए शांत हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं, मगर बैठक वैसे ही चलती रही जैसे रोज़ाना चलती है। दोस्तों, जब पद बड़ा होता है तो धैर्य भी बड़ा होता है और कलेजा भी बड़ा रखना पड़ता है। तो दुख की इस घड़ी में हमारी सारी संवेदनाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं। ईश्वर उन्हें और उनके परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करें और उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, सत सत नमन। तो दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की मानी न्यूज में कुछ खबरों को भी डिस्कस कर लेते हैं। कर्तव्य निष्ठा और काम करते रहना चाहिए हमें। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, समभाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीएस की भर्ती परीक्षा के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और पीसीएस, एसीएफ और आरएफओ प्री का 2020 का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। देखिए, बात यहाँ पर ये हो रही है कि लॉकडाउन के दौरान जो अध्याचन प्राप्त होने थे, सभी अध्याचन प्राप्त नहीं हो सके हैं।
तो अभी तक जितने भी अध्याचन मिले हैं उन्हीं के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज दोपहर के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर विजिट करके मतलब कि आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा से पहले पहले जितने भी अध्याचन मिलते रहेंगे वो सारे के सारे जितने भी नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो इसमें ऐड होती रहेंगी। वर्तमान में पदों की संख्या 200 रखी गई है। इसके बारे में मैं 2 वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। तो इसकी डेट क्या होगी, देखिए 21 अप्रैल को वेबसाइट पर विज्ञापन जारी होगा, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 18 मई तक आप आवेदन को कंप्लीट कर लीजिएगा। 21 जून को परीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन 21 जून को परीक्षा होने में अब संदेह है, क्योंकि अब 21 जून तक अगर स्थिति सामान्य हो भी जाए उसके बावजूद भी परीक्षाएं हो नहीं पाएंगी। फिलहाल आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको आप लोग जो है पूरी करें, और परीक्षा की जो डेट होगी इसकी भी सूचना आपको 3 तारीख के बाद सही सही प्राप्त हो पाएगी। और इसी के साथ 521 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों का भी चयन हो गया है, उसके बारे में भी मतलब ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इसका एक बड़ा परिणाम घोषित किया गया है। प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के कुल 544 रिक्त पदों के चयन किया गया है, लेकिन 521 पदों के लिए ही चयन हो सका है, 23 पदों पर चयन नहीं हो सका है। और ये विज्ञापन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस पर हम अब बात नहीं करेंगे। और सारी बात आप समझ रहे हैं। देशव्यापी लॉकडाउन में स्कूलों ने जूम ऐप से ऑनलाइन कक्षाएं लेना शुरू किया था, लेकिन सरकार की ओर से इस ऐप पर प्रतिबंध के बाद स्कूलों ने अब स्काइप, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे ऐप से पढ़ाई कराना शुरू किया है, लेकिन अभी इसमें कुछ शिक्षकों को दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे। और इसी के साथ देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट से एक खबर आ रही है कि स्कूलों को बताना होगा किन मद में लेते हैं फीस। तो उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि निजी स्कूलों को कोरोना महामारी के दौरान छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के दिल्ली सरकार के निर्देश का पालन करना होगा। न्यायालय ने आदेश देते हुए यह भी कहा कि स्कूलों को यह भी बताना होगा कि छात्रों से किन किन मदों में शुल्क वसूला जाता है। जस्टिस प्रतिभा यम सिंह ने यह आदेश उस याचिका पर निपटारा करते हुए दिया जिसमें निजी स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में शुल्क लेने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। और यहाँ पर जो भी खबर आती है दोस्तों, वो आपको एज इट इज़ देने की कोशिश की जाती है। और चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पर। शिक्षक का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं तो नहीं होगा अंतर जनपदीय तबादला। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का जो अंतर जनपदीय तबादला है वो 3 मई के बाद फिर से एक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर एक खबर ये आ रही है कि बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के तबादले और एसीआर का निर्धारण मानव संपदा पोर्टल के जरिए किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अब स्थानांतरण, वेतन, एसीआर, अवकाश स्वीकृति, पेंशन सहित अन्य सभी कार्य मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। लॉकडाउन के कारण तबादले की प्रक्रिया ठप चल रही है, तो 3 मई के बाद ये जो प्रक्रिया होगी वो 8-10 दिनों में कंप्लीट कर ली जाएगी। 10-15 दिन में भी, मतलब 10-15 दिन भी लग सकते हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों से अंतर जनपदीय और पारस्परिक तबादले के लिए 20 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। प्रक्रिया रुक गई थी, क्या वजह थी आप जानते हैं। फिलहाल ये प्रक्रिया फिर शुरू हो रही है। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।